हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज चलिए हम लोग कक्षा 8 की चैप्टर नंबर 3 साइंस सूक्ष्मजीव के प्रश्न उत्तर यानी कि अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला नंबर सवाल है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है क चीनी, ख अल्कोहल, ग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, घ ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, अल्कोहल उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरा नंबर है, निम्न में प्रतिजैवी कौन है। क सोडियम बाइकार्बोनेट, ख स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग अल्कोहल, घ ईस्ट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सही, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ख नंबर। तीसरा नंबर सवाल है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन क जल, ख वायु, ग मिट्टी और घ इन सभी जगहों पर। तो सूक्ष्मजीव हम लोग जानते हैं दोस्तों भली भांति कि सभी जगहों पे पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, इन सभी जगहों पर। चौथा है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। क पेनिसिलिन, ख स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो खोजा गया था पेनिसिलिन, क इसका आंसर क्या आ जाएगा, पेनिसिलिन, क नंबर। पांचवा नंबर है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क में मोल्डिंग, ख किण्वन, ग नाइट्रोजन स्थिरीकरण और घ संक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। छठा नंबर प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। क चींटी, ख ड्रैगन मक्खी, ग मकड़ी, घ घरेलू मक्खी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, घरेलू मक्खी। सातवां नंबर सवाल है, डेंगू परजीवी का वाहक है। ऑप्शन है क मादा एडिस मच्छर, ख घरेलू मक्खी, ग मादा एनोफिलिस मच्छर, घ कॉकरोच। तो यहाँ ध्यान रखना है मादा एडिस मच्छर और मादा एनोफिलिस मच्छर में। इसका आंसर होगा मादा एडिस मच्छर, ना कि मादा एनोफिलिस मच्छर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेंगू परजीवी जो है वह होगा मादा एडिस और मादा एनोफिलिस मच्छर है, इससे होता है मलेरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर, मादा एडिस मच्छर। दूसरा नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को खाली जगह में परिवर्तित कर देता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। किस में करता है, दही में परिवर्तित कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दही। दूसरा नंबर है, हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। तो हैजा के होता है दूषित जल। कैसा हो जाता है, दूषित जल। हैजा दूषित जल के द्वारा होता है। दूसरा नंबर है, हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। तो जगह हैजा दूषित जल के द्वारा होता है। किससे होता है, दूषित जल के द्वारा होता है। तीसरा है, राइजोबियम जीवाणु खाली जगह पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा राइजोबियम जीवाणु पौधे जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। किसमें, दलहन पौधा। राइजोबियम जीवाणु दलहन पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इसका कार्य होता है नाइट्रोजन का विलोक करना यानी कि नाइट्रेट में बदलना। चौथा नंबर है, पोलियो खाली जगह के द्वारा उत्पन्न रोग है। तो हो जाएगा पोलियो वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग। क्या होगा, वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग है। पांचवा नंबर सवाल है, गेहूं की रस्ट खाली जगह के कारण होती है। तो हो जाएगा गेहूं की रस्ट कवक के कारण होती है। किसके कारण, कवक के कारण होती है। छठा नंबर है, चेचक की टीके की खोज खाली जगह ने की। किसने की थी, एडवर्ड जेनर। कौन किया था, एडवर्ड जेनर। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने, है ना।
7वां नंबर है रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर खाली जगह उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है हमारा शरीर? रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? रोग प्रतिरोधक। तो रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक उत्पन्न करता है। अब तीसरा नंबर सवाल है कॉलम य के जीवों का मिलान कॉलम ब से करें, यानी कि कॉलम य का जो है वह कॉलम बी से मिलान करना है। पहला है जीवाणु। जीवाणु हो जाएगा हैजा का कारक। जीवाणु क्या है? इसमें मिलान होगा हैजा का कारक, इसमें हो जाएगा हैजा का कारक। ध्यान रहे दोस्तों, ये राइजोबियम। राइजोबियम हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। किसमें होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम का होगा। लैक्टोबैसिलस। 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 लैक्टोबैसिलस जो है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नहीं होगा, ये गलत है, मिस्टेक से हो गया था कॉपी में, है ना। लैक्टोबैसिलस हो जाएगा दही का जमना। किसमें होगा? दही का जमना। ध्यान रहे, ये तीसरा का हो जाएगा ख नंबर। लैक्टोबैसिलस किसमें होगा? दही का जमना। चौथा ईस्ट। चौथा क्या है? ईस्ट। ईस्ट किसमें? ब्रेड की बेकिंग, इसका होगा ब्रेड की बेकिंग। पांचवा एक प्रोटोजोआ, इसका हो जाएगा मलेरिया का कारक, इसका होगा मलेरिया का कारक। छठा एक विषाणु। एक विषाणु तो होगा एड्स का कारक। क्या होगा? एड्स का कारक। एड्स का कारक हो जाएगा इसका। चलिए चौथा नंबर सवाल है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, हो सकता है कि परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए ध्यान रहे। इसका उत्तर है सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग निम्न है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। तो ये ध्यान रखना है, याद रखना है। पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल है प्रमुख प्रतिजैवी के नाम लिखिए। तो हमारे बुक में, किताब में 3 ही जैविक के नाम दिए थे, तो हम वो लिख दिए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमें ध्यान नहीं रहा, ये अपना इम्पोर्टेंट कर दीजिए दोस्तों। स्ट्रेप्टोमाइसिन पहला, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा है एरियोमाइसिन। तो ये तीनों याद रखना है। छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल है मनुष्य में फफूंद से उत्पन्न 2 रोगों का नाम लिखिए। बोल रहा है कि मनुष्य में उत्पन्न फफूंद से 2 रोग का नाम लिखना है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। मनुष्य में फफूंद से उत्पन्न 2 रोगों के नाम। पहला है दाद। पहला क्या है? दाद, जो त्वचा पर लाल रंग का हो जाता है। और दूसरा है गंजा, यानी कि देखता होगा दोस्तों कि बाल उड़ जाता है, माथे से बाल उड़ जाता है, गंजा कहलाता है। दूसरा है, यह किसके कारण होता है? कवक के कारण, फफूंद के कारण। 7वां नंबर सवाल है खाद्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नमक और दूसरा चीनी। चलिए 8वां नंबर सवाल हम लोग करते हैं। हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं, ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी है? तो देखिए इसका उत्तर है हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीव। पहला है पेनिसिलिन और दूसरा है राइजोबियम, है ना। तो देखिए पेनिसिलिन का क्या कार्य होता है। पेनिसिलिन एक प्रकार का जीवाणु है जिसका उपयोग प्रतिजैविक बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब राइजोबियम का देखते हैं ना। तो राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहन पौधों की जड़ों में उपस्थित होती है तथा ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है ताकि पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण कर सके, है ना। चलिए हो गया 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न बहुत वीवीआई है, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, याद करना है। ध्यान रहे दोस्तों, जो हम वीवीआई करवा रहे हैं वह याद रख लेना ही है ना, इसको छोड़ना नहीं है। बाकी भी ध्यान में रखना है, लेकिन जो वीवीआई है वह आने का संभावना है कि एग्जाम में आए। प्रतिजैविक क्या है? इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में एंटीबायोटिक, है ना। तो बोल रहा है कि प्रतिजैविक क्या, यानी कि एंटीबायोटिक क्या है, इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रतिजैविक एक प्रकार के रसायन पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है।
ये पदार्थ वैसे सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। देखिए सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए इसमें। सावधानियाँ, हमें डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। हमें हमेशा इसका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार वह एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा। यानी कि यह हमें डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए और इसका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अगली बार से जब एंटीबायोटिक लीजिएगा तो वह दवा क्या होगा, असर नहीं करेगा। चलिए 10वां नंबर सवाल है, भोज्य पदार्थों के परीक्षण के विभिन्न उपायों को लिखें। इसका उत्तर है नमक, खाद, तेल, सोडियम बेंजोएट, चीनी आदि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोककर खाद्य पदार्थ का संदूषण रोकते हैं। तो देखिए नमक द्वारा परीक्षण, नमक द्वारा परिरक्षण, नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने में भी नमक परिरक्षक का कार्य होता है। देखते हैं हम लोग दोस्तों कि घर में मम्मी लोग अचार बना करके रख देती है, वह ख़राब नहीं होता। तो क्या कहता है, जो नमक है, तेल है, वह परिरक्षण का कार्य करता है, इसीलिए अचार जो होता है वह क्या होता है, खराब नहीं होता है। 11 नंबर प्रश्न है, टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है ना। तो इसका सही हो जाएगा आंसर, सूक्ष्मजीव से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्मजीव प्रवेश कराए जाते हैं। ये मृत सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। यह हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर को यह स्मरण हो जाता है कि वह उन्हीं सूक्ष्मजीवों के शरीर में पुनः प्रवेश कराने पर किस प्रकार का उनसे लड़े। तो ये है दोस्तों टीकाकरण जो इसमें दिया जाता है, यह पूरा जब तक शरीर रहता है तब तक साथ रहता है। जिसके लिए यह टीका लगाया जाता है वो बीमारी नहीं होता है ना। तो टीकाकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, टीकाकरण सभी को लेना चाहिए। चलिए 12वां नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। इसका ये सवाल जो है दोस्तों वह चैप्टर 1 का है और चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो वो हम लोग जा कर के यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, हमारे पीके स्टडी पॉइंट पे, वहाँ हम लोग इसका सॉल्यूशन दिए हैं, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 3 का सवाल नहीं है, आप लोग भी अपना अपना किताब में देख लीजिएगा। अगर दूसरा कोई सवाल होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन ला देंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने भी सारे दोस्त हैं क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो इसको दे दीजिएगा ताकि वो भी अपना पढ़ाई को कंप्लीट करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।